Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 7th of November 2021। तो संडे का दिन है, 7 नवंबर का न्यूज़पेपर देखेंगे। काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ डू लाइक इट, है ना। अभी लाइक कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक कर लो उसके बाद आगे बढ़ लेना, है ना। तो लाइक कर लीजिए वीडियो को एंड लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। सबसे पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एप्रोप्रिएशन बिल अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ड्रॉ फंड्स फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया फॉर इट्स ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। यानी कि एप्रोप्रिएशन बिल अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया से फंड निकाल ले अपने रिक्वायरमेंट के लिए। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एप्रोप्रिएशन बिल इज अ मनी बिल। एप्रोप्रिएशन बिल एक मनी बिल होता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द डिफीट ऑफ एन एप्रोप्रिएशन बिल इन द पार्लियामेंट वुड नेसेसिटेट द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। 1 and 2, 2 and 3, 3 ओनली या 1, 2 and 3। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरूर अटेम्प्ट करिएगा। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इन प्रेसिडेंट रूल द गवर्नर बिकम्स द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। गवर्नर जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन जाता है स्टेट का। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रेसिडेंट रूल जो है इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। दूसरा कह रहा है इन द लास्ट 2 years प्रेसिडेंट रूल हैज नॉट बीन इम्पोज्ड इन एनी ऑफ द स्टेट्स और यूटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब आपको बताना है इन तीनों में कौन सा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट क्या था कि पिछले लास्ट 2 years में प्रेसिडेंट रूल कहीं पे भी इम्पोज नहीं किया गया है किसी भी स्टेट या यूटी में। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 and 2, 1 ओनली, 1 and 3, 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से राइट्स केवल सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए हैं। ऑप्शंस, पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि आर्टिकल 19। दूसरा है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15। तीसरा है राइट टू वोट इन एन इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। चौथा है राइट टू इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आपको बताना है इनमें से कौन से राइट्स केवल सिटीजन्स को मिलते हैं। 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4 आपको बताना है। सो दीज आर दी ऑप्शंस फॉर यू। लेट मी टेल यू दी आंसर्स वन बाय वन, लेकिन आप अटेम्प्ट जरूर करिए, पॉज कर लीजिए फिर अटेम्प्ट करिए, है ना। फिर आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ। पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था एप्रोप्रिएशन बिल के रिगार्डिंग। याद रखिएगा पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलता है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया से नहीं। तो एप्रोप्रिएशन बिल जो होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जरूर सही है क्योंकि एप्रोप्रिएशन बिल एक मनी बिल होता है, और अगर ये फेल हो गया तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को नेसेसरली फिर रेजिग्नेशन करना देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। आंसर विल बी 2 and 3 यानी कि बी विल बी द आंसर। प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग मैंने पूछा था कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट जो है वो तो बिल्कुल सही है कि गवर्नर जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन जाता है स्टेट का। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, मैक्सिमम पीरियड 3 year का है विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है हर 6 महीने में आपको फिर पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है ना। अप्रूवल पार्लियामेंट का लेना पड़ता है, हर 6 महीने में लेना पड़ता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि अभी रिसेंटली पौंडीचेरी में 2021 में ही पौंडीचेरी में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। आंसर विल बी 1 ओनली यानी कि बी विल बी द आंसर। तीसरा सवाल मैंने पूछा था कि इसमें से कौन से फंडामेंटल राइट्स केवल सिटीजन्स को मिलते हैं। तो वैसे अगर मैं आपको याद करने के लिए बता दूं, याद रखिएगा जस्ट फॉर योर नॉलेज, आर्टिकल 15, 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल जो है दीज आर ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, नॉट टू द फॉरेन नेशनल्स। 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो केवल केवल किसको मिलते हैं, केवल हमारे सिटीजन्स को मिलते हैं, नॉट टू द फॉरेनर्स। यहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं इसमें 15, 19, 16 तो तीनों ही हैं यहाँ पे, लेकिन वोट का आपको पता है कि वोटिंग का पावर किसी भी सिटीजन के अलावा किसी और को नहीं दिया गया है। 18 years ऑफ एज एंड सिटीजन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इन ऑर्डर टू वोट, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये
मतलब 1 2 3 4 डी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको वो सीखने को मिला होगा। अच्छे क्वेश्चंस थे। आगे मूव करते हैं, देखते हैं न्यूज एनालिसिस में क्या है। अक्टूबर विटनेस द हाईएस्ट पावर शॉर्टेज इन द कंट्री इन द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों का सबसे बड़ा जो पावर शॉर्टेज था वो इस बार अक्टूबर मंथ में 2021 में देखने को मिला। सबसे बड़ा पावर शॉर्टेज का जो रीजन है वो आपको पता है, द कोल क्रंच। जो कोल स्टॉक है वो बिल्कुल कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारे इंपोर्ट, जो कोल का हमारा इंपोर्ट था वो बहुत ज्यादा डिक्रीज था कोल का इंपोर्ट। दूसरा जो रीजन था कोल का शॉर्टेज का वो क्या था कि पावर की डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, एंड जो कंपनीज है, जनरेटिंग कंपनीज है, ये सब इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। आफ्टर कोविड-19 के बाद जैसे ही पावर डिमांड बहुत ज्यादा सर्ज कर गई, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई, तो दैट वाज द रीजन। इसके अलावा कुछ और रीजन है, जैसे कि फ्लड्स भी, तो कुछ बहुत सारे पार्ट्स ऐसे जहां पे फ्लड आ गए, नेचुरल डिजास्टर्स, इस तरीके की चीजें आ गई, जिनके कारण कोल की जो सप्लाई थी दैट वाज हैम्पर्ड, एंड वो एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है ना? तो दीज आर ऑल द रीजंस। एंड स्टेट्स जो बहुत ज्यादा, जहां पे बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी वो थे गुजरात, हरियाणा, झारखंड, पंजाब एंड राजस्थान। दीज वर द स्टेट्स, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान एंड पंजाब। दीज सप्लाई शॉर्टेज, तो ऑब्वियसली ज्यादा कोल का सप्लाई कम था, डिमांड भी ज्यादा थी, सप्लाई भी कम था, इंपोर्ट भी कम था। फिर हमने देखा कि फ्लड्स और इस तरह के डिजास्टर्स भी आए। तो ये कुछ रीजन है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना? अगला है AQI। अब ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बता दूं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के नाम से 2014 में लॉन्च किया गया था अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही इसको नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को लॉन्च किया गया था। मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उसने AQI को 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन के नाम से बोला है, ताकि लोगों को एयर क्वालिटी के बारे में जानकारी मिल सके, जस्ट उसका नंबर देख करके, जस्ट उसका कलर देख करके, जस्ट उसका डिस्क्रिप्शन देख करके। ठीक है ना? ये आपको पता होना चाहिए। इसकी मॉनिटरिंग और ये सब कौन मैनेज करता है? तो CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसकी मॉनिटरिंग और ये सारी चीजें मेंटेन करता है, आपको याद रखना है। सबसे पहले इसकी कौन कौन सी कैटेगरीज है? तो 6 कैटेगरीज हैं। पहला है गुड कैटेगरी, दूसरा है सेटिस्फैक्टरी कैटेगरी। एयर क्वालिटी के बारे में, एयर क्वालिटी की कैटेगरीज हैं ये। तो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? गुड एयर क्वालिटी है, सेटिस्फैक्टरी एयर क्वालिटी है, मॉडरेटली पॉल्यूटेड एयर क्वालिटी है, पुअर एयर क्वालिटी है, वेरी पुअर एयर क्वालिटी एंड सीवियर या हैजार्डस एयर क्वालिटी है। ठीक है? जैसे अभी दिल्ली की कल परसों क्या हो गई है, सीवियर हो गई है। तो याद रखिएगा, गुड एयर क्वालिटी है, सेटिस्फैक्टरी एयर क्वालिटी है, मॉडरेटली पॉल्यूटेड एयर क्वालिटी है, पुअर एयर क्वालिटी है, वेरी पुअर एयर क्वालिटी एंड सीवियर या हैजार्डस है। ठीक है? अब इसमें अंतर्गत 8 पॉल्यूटेंट्स है जो मेजर किए जाते हैं। 8 पॉल्यूटेंट्स के बेसिस पे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला जाता है। अब वो 8 पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं? तो PM10 है, PM2.5 है, नोट कर लो इसको। PM10 है, PM2.5 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ग्राउंड लेवल ओजोन है, अमोनिया है एंड लेड है। ये 8 पॉल्यूटेंट्स हैं जो मेजर किए जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यूपीएससी जब क्वेश्चन देता है तो कंफ्यूज करने के लिए वो CO2 लिख देता है। याद रखिएगा, इसमें CO है, CO2 नहीं है। CO2 बिल्कुल नहीं है। तो CO2 अगर आप एलिमिनेट कर पाए तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, बना लेंगे आप क्वेश्चन, है ना? तो PM10 है, PM2.5 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ग्राउंड लेवल ओजोन है, अमोनिया है, लेड है। ये आपको कुछ नाम याद रखने हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट है। चाइना मोर एक्टिव नाउ एट द चुंबी वैली। तो चुंबी वैली रीजन में चाइना बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो आपको थोड़ा सा चुंबी वैली के बारे में बता दूं। चुंबी वैली जो है वो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना में लाई करता है। तो इसकी लोकेशन कुछ इस तरीके की पड़ती है, मैं आपको बता दूं। चुंबी वैली जैसे ये समझ लो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन का एक ब्रांच है जो कि आती है। अब इधर साइड आता है आपका, इधर साइड लाई करता है आपका सिक्किम वाला पोर्शन। दिस इज द सिक्किम वाला पोर्शन। बिल्कुल ऐसे मैप आप खोल करके देख लीजिए। एंड यहाँ पे लाई करता है आपका भूटान वाला पोर्शन। तो एक तरीके से अगर आपको मैं पूछूं कि चुंबी वैली किन दो के बीच का बॉर्डर बनाती है, तो सिक्किम और भूटान के बीच का, मतलब इंडिया एंड भूटान के बीच का। तो कुल मिलाकर के ये इंडिया, चाइना, भूटान, ये तीनों का एक ट्राई जंक्शन टाइप का रीजन हो गया ना। ये एक तरीके से ट्राई जंक्शन रीजन हो गया, जहां पे चाइना का भी तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन लाई कर रहा है,
देखो बिल्कुल इस तरीके से ही है। यहाँ पे आपका चुंबी वैली है, ये आपका सिक्किम वाला रीजन है, एंड दिस इज आपका भूटान वाला पोर्शन। तो भूटान एंड सिक्किम के बीच में बेसिकली ये बनाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो चुंबी वैली का अगर मैं आपको बताऊं, थोड़े से उसके बारे में फैक्ट्स बता दूं, तो चुंबी वैली कहाँ लाई करता है? तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना में लाई करता है, सदर्न साइड ऑफ हिमालयाज में लाई करता है, चाइनीज बॉर्डर बनाता है ये इंडिया और भूटान के बीच का। मैंने जैसे आपको बताया कि इंडिया इधर साइड सिक्किम की तरह है, सिक्किम की तरफ है, और इधर साइड आपका कौन सा वाला पार्ट है? भूटान वाला पार्ट है। एंड चुंबी वैली जो सिक्किम से कनेक्टेड है, वो नाथुला और जलपला पासेस से कनेक्ट होता है, नाथुला एंड जलपला पासेस से कनेक्ट होता है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। अरुणाचल टू शोकेस हीरोइक विलेज नियर द चाइना बॉर्डर। अब यहाँ पे चाइना बॉर्डर के पास अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है जिसको काहो गांव बोलते हैं, इट इज नोन एज काहो। एंड उसकी स्टोरी जो है वो दिखाई जाएगी एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में। द स्टोरी ऑफ द विलेज काहो विल बी शोकेस्ड इन द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो इसमें एक ऐसे विलेज की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी विच इज वन ऑफ द मोस्ट पैट्रियोटिक डेस्टिनेशंस ऑफ इंडिया कहा जाना चाहिए। काहो विच इज अ विलेज ऑन द चाइना बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट। बिल्कुल काहो की स्टोरी दिखाई जाएगी, है ना। आप में से जो भी काहो का है, माई रिगार्ड्स टू यू, एंड बहुत ही प्राउड मूवमेंट होगा, आपके लिए भी बहुत प्राउड मूवमेंट होगा, एंड मेरे लिए भी प्राउड मूवमेंट है, दैट इज फॉर श्योर। वन ऑफ द 7 विलेजेस इन द किबीथू ब्लॉक, इट इज किबीथू ब्लॉक पे लोकेटेड है ये, एंड इट इज बाइसेक्टेड बाय द लोहित रिवर। याद रखिएगा, काहो जो गांव है वो किबीथू ब्लॉक में है और लोहित रिवर से बाइसेक्ट होता है। एंड काहो हैड वेदर्ड द चाइनीज अटैक इन 1962 का चाइनीज अटैक भी ये बेचारे झेल चुके हैं। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये 75th जो एनिवर्सरी है उसमें इस विलेज की जो स्टोरी है वो दिखाई जाएगी, है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड काहो विलेज आपको याद रखना है, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड 2011 सेंसस की अगर हम बात करें तो काहो हैज ओनली 65 रेसिडेंट्स एंड हैड अ लिटरेसी रेट ऑफ 64.15%, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं काहो जो गांव है उसका ये स्टेटस था। एंड सिमिलर पब्लिसिटी इवेंट वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड एट दीपा विलेज। तो ये जो कुछ विलेजेस हैं, दीपा विलेज, काहो विलेज, तो आप इनके नाम याद रख लीजिए। दीपा विलेज भी है एंड काहो विलेज भी है, तो इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों नाम आप जरूर याद रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छा प्रमोशन भी मिलेगा इनको, तो दैट इज अ गुड थिंग। श्रीनगर डिक्लेयर्ड अ मेजर एयरपोर्ट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है उसको एक मेजर एयरपोर्ट डिसाइड कर लिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है अंडर द एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2008। AERA है, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2008 बोलते हैं इसको, AERA यानी कि एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2008। एंड इसके अंतर्गत बेसिकली जो पावर है वो AERA को मिल जाएगा कि वो टैरिफ का डिसीजन ले सके, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2, यानी सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 जो है उसके अंतर्गत AERA यानी कि एयरपोर्ट इकोनॉमिक अथॉरिटी एक्ट 2008 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है श्रीनगर को एक मेजर एयरपोर्ट। तो ये पावर किसके पास है मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर करने की? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। एंड दिस मूव विल अलाउ द AERA टू डिटरमाइन द टैरिफ। जो ये मूव है ये क्या अलाउ करेगा? AERA को डिटरमाइन करने देगा टैरिफ का, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट फी एंड पैसेंजर सर्विस फी फॉर एरोनॉटिकल सर्विसेज एट द श्रीनगर एयरपोर्ट। तो श्रीनगर एयरपोर्ट पर मिलने वाली जो सर्विसेज हैं उनकी फी डिटर्मिनेशन, टैरिफ डिटर्मिनेशन, पूरा पावर जो है वो AERA के पास आएगा, है ना। एंड AERA जो इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज अंडर द सिविल एविएशन, इट वुड प्रीवियसली कौन डिटरमाइन करता था? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज अंडर द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन वुड डिटरमाइन द टैरिफ, है ना। तो ये डिटरमाइन करती थी, लेकिन अब AERA के अंतर्गत डिटरमाइन होगा। तो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अगेन विद मी। यहाँ पे द सन लाइट्स अप ऑरोरा इन हाई लैटिट्यूड कंट्रीज। मैंने कल आपको बताया था कि सन सोलर फ्लेयर अकर किया था, एक सोलर फ्लेयर आया था सन के अंतर्गत, एंड उस सोलर फ्लेयर से बहुत सारे दो हमको ऑरोराज देखने को मिले। मैंने अब फिर ऑरोरा आपको बताया था कि 2 ऑरोराज होते हैं, एक होता है ऑरोरा बोरियालिस, एक होता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस।
बोरियालिस और ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिस नाम से ही पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास, यानी कि ये पोलर रीजन्स में होते हैं। ज़्यादातर जो ऑरोराज होते हैं ना वो पोलर रीजन में देखने को मिलते हैं। तो इसमें से ऑरोरा बोरियालिस जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है, और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जो है वो आपका सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियस बात है सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, तो आप जान सकते हैं वहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम थोड़ा देखें कि इसको डिस्कवर किया गया था किसके अंतर्गत। एक डिस्कवर सैटेलाइट है जो कि नासा की सैटेलाइट है, DSCOVR डिस्कवर है, विच इज़ अ डीप स्पेस सैटेलाइट, और इसके अंतर्गत ही ये डिस्कवर किया गया था सोलर फ्लेयर के बारे में ही। एंड सोलर फ्लेयर के अंतर्गत होता क्या है, एक कोरोनल मास इजेक्शन देखने को मिलता है। कोरोनल मास इजेक्शन यानी कि जो कोरोना, सन का कोरोना है उससे कुछ थोड़ा मास का पोर्शन बाहर की तरफ निकलता है। यहाँ देखो लिखा हुआ है सोलर फ्लेयर क्या होता है। इन सोलर फ्लेयर, देखो इसको नोट कर लो, इसको लिख लो। सोलर फ्लेयर में होता क्या है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द सन्स मैग्नेटिक स्ट्रक्चर्स, जो एनर्जी सन के मैग्नेटिक स्ट्रक्चर में स्टोर रहती है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। तो द एनर्जी जो मैग्नेटिक एनर्जी है सन्स मैग्नेटिक स्ट्रक्चर्स इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। तो मतलब मैग्नेटिक जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, लाइट प्लस हीट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। एंड ये जब लाइट प्लस हीट में कन्वर्ट हो जाती है, इस कन्वर्जन के कारण एक्सरे रेडिएशंस निकलते हैं। एक्सरे रेडिएशंस आर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स विच लीव द सन्स सरफेस। तो वो सन की सरफेस को लीव करते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली कोरोनल मास इजेक्शन, दैट इज एक्चुअली द सोलर फ्लेयर्स। तो इसको आप याद रख सकते हैं, दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा इवेंट जो है वो सोलर फ्लेयर का इवेंट है, जिसमें मैंने आपको बताया कि सन की जो मैग्नेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इट इज converted into heat and light energy, and this causes the emission of high energy X-ray radiation। तो फिर से high energy X-ray radiation जो है निकलते हैं, and highly accelerated charged particles leave the sun's surface, and sometimes solar flares also cause hot plasma to be ejected from the sun, कॉजिंग अ सोलार स्टॉर्म। तो यहाँ से फिर सन से फिर हॉट प्लाज्मा भी कई बार निकलता है, जिसके कारण सोलार स्टॉर्म आता है। एंड इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कोरोनल मास इजेक्शन। इसको पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन, ठीक है ना। एंड बहुत एनर्जी निकलती है इस कोरोनल मास इजेक्शन में, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है ना। दे आर वेरी हाईली एनर्जेटिक। एंड यहाँ से फिर हमारे इंडिया का जो अर्थ, सॉरी नॉट इंडिया, अर्थ का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सैटेलाइट्स हैं एंड जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो बाहर हैं, उन सबको काफ़ी इंपैक्ट पहुंचता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज इवेंट्स। बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पहुंचता है टू द एस्ट्रोनॉट्स, टू द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, टू द सैटेलाइट्स, इन सबको बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पहुंचता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देखते हैं इसमें रिजर्वेशन ऑन कोटा। यहाँ पे अभी रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया है सेपरेट रिजर्वेशन फॉर द वन्नियार कम्युनिटी। अब यहाँ पे याद रखिएगा, मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा वन्नियार कम्युनिटी को 10.5% का सेपरेट कोटा दे दिया गया था, ठीक है ना। तो उसको इनवैलिडेट कर दिया गया है। उसके पीछे की थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं। देखो था क्या, मद्रास हाई कोर्ट ने रिसेंटली अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा दिया गया 10.5% का कोटा, जो कि रिजर्वेशन दिया गया था इन द पब्लिक सर्विस एंड सीट्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू द वनियार्स, विच इज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी। एक मोस्ट MBC यानी कि मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी में आते हैं वनियार, और उनको ये कोटा दिया गया था। अब इसके पीछे की थोड़ा कहानी आपको बता दूं। वनियार्स जो थे वो बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट में थे, एंड वो बहुत पहले 1987 से डिमांड कर रहे थे, अपना रिजर्वेशन डिमांड कर रहे थे। तो 1989 में डिमांड उनकी मीट कर ली गई, पार्शली मीट कर ली गई, ठीक है ना। अब बैकवर्ड क्लासेस को आपको पता है कि 50% का कोटा 1989 में दिया गया उस समय, और उसमें से जो 20% का सेगमेंट था, 20% जो सेगमेंट था वो दिया गया मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस और डीनोटिफाइड कम्युनिटीज को, ठीक है ना। तो 20% का कोटा मिला, इनके खेमे में आया, जो इनका ग्रुप था पूरा मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस का और डीनोटिफाइड कम्युनिटीज का, उसमें 20% का कोटा आया। लेकिन 20% के कोटा के लिए 109 और अदर कास्ट थी वन्नियार के अलावा, जो कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में आती थी। 109 अदर कास्ट वर देयर, जिनका नंबर बढ़कर अब 116 हो चुका है। 116 मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस या डीनोटिफाइड क्लासेस आ चुकी हैं। तो अब जो वनियार कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई 116 कम्युनिटीज हैं जो कि 20% का कोटा आपका बांट रही हैं, सो दैट इज नॉट हेल्पिंग अस, दैट इज नॉट हेल्पिंग। और अभी भी हमारा जो रेशियो है जॉब्स में सब बहुत कम है। तो अब इन्होंने सेपरेट की बात की। अब इनका जो पॉपुलेशन बेस है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि वोटिंग बहुत ज़्यादा इनकी वोटिंग इम्पैक्ट करती है। तो यहाँ पर फिर सेपरेट रिजर्वेशन का प्रोविजन बनाया गया।
तमिलनाडु असेंबली ने क्या किया, जब एआईडीएमके पावर में थी तो उन्होंने किया क्या कि उन्होंने डीनोटिफाइड ट्राइब्स को भी, ये जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनको 3 कैटेगरीज में बांट दिया। 3 कैटेगरीज में बांट दिया, जिसमें 10.5% तो अकेला इन्होंने वनियार कम्युनिटी को दे दिया। 10.5% अकेला वनियार कम्युनिटी को दे दिया। जो डीनोटिफाइड कैटेगरीज थी उनको 7% दे दिया, और जो 2.5% था वो बाकी के मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस को दे दिया। तो इस तरीके से इन्होंने 20% को, 10.5 वनियार को, 7% डीनोटिफाइड कैटेगरीज को, और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस जो बाकी की बची हुई 114, 115 जो भी रही होंगी या 50, 100 रही होंगी, उनको 2.5% का दिया। तो एक्चुअली दिस इज व्हाट दे हैव डन, एंड दैट इज द रीजन व्हाई मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला कि भैया एक्सक्लूसिवली किसी एक कम्युनिटी को जो आपने दिया है रिजर्वेशन, दैट इज अगेंस्ट द इथोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, एंड देयरफॉर इन्होंने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। दूसरी चीज उन्होंने क्लियर कट कहा कि जो आपने जो भी किया है दैट इज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वोट लेने के लिए ही आपने किया है, तो पूरा पॉलिटिकल मोटिव है, कोई इसका सोशली एजुकेशनली अपलिफ्टमेंट मोटिव नहीं है। मोटिव वाज आल्सो नॉट करेक्ट, सो दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव डिनाउंस्ड दिस, उन्होंने इसको हटा दिया। ठीक है ना। अब अभी रिसेंटली दूसरी जो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो है आरबीआई ने रिसेंटली प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस को, नॉर्म्स को क्या किया है, दोबारा से ट्वीक किया है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखो होता क्या है कि बैंक के पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एसेट, एक होता है आपकी लायबिलिटी। एसेट क्या होता है, एसेट आपका होता है जो लोन आप देते हैं दूसरे को जो लोन आप देते हैं वो आपकी एसेट्स कहलाते हैं, क्योंकि आपको उसमें ऑब्वियस सी बात है आपको उसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है, आपको प्रॉफिट मिलता है बैंक को। ठीक है ना। अब होता क्या है कि कई बार बैंक कितना ज्यादा लोन दे देते हैं और कि उनके जो पैरामीटर्स हैं, कुछ पैरामीटर सेट किए हुए हैं आरबीआई ने, वो पैरामीटर्स जब डामाडोल हो जाते हैं, वो पैरामीटर्स सही नहीं रहते हैं, तो वो बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। आरबीआई तुरंत बोलता है कि भैया अब आप प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की कैटेगरी में आ गए हो, अब आपकी जो लेंडिंग है, जो लेंडिंग कैपेबिलिटी, उन सब के ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में एक्चुअली में वो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो लगाए जाते हैं बैंक्स के ऊपर, ताकि उनकी जो मानी हालत है, तो ताकि उनकी जो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है वो मेंटेन रहे और वो बैंकरप्ट ना हो, वो बैंक रन की सिचुएशन ना, ये सारी सिचुएशन से बचाने के लिए, बहुत ज्यादा लॉस में ना चला जाए वो बैंक, इन सब से बचाने के लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाया जाता है। ठीक है ना। तो दे आर एक्चुअली रेमेडी मेजर्स। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इज एक्चुअली अ रेमेडी मेजर जो कि बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है ना। जैसे प्रेजेंट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंतर्गत है। ठीक है ना। अभी हुआ क्या था, देखो कौन कौन से पैरामीटर्स है इसके अंतर्गत। तो इसके अंदर आने वाले पैरामीटर्स है कैपिटल, मतलब आपके बैंक कैपिटल कितना है आपके पास, वो उसकी एक प्रॉपर लिमिट बनाई गई कि अगर उससे नीचे कैपिटल हो जाएगा तो आपको लेंडिंग आप नहीं कर सकते। फिर ये सारी चीजें हैं। एसेट क्वालिटी, मतलब आपका जो एसेट्स है उनकी क्वालिटी क्या है, मतलब कितना उसमें आपको वापस मिलने का चांस है, ये सारी चीजें। देन प्रॉफिटेबिलिटी, जिसको रिटर्न ऑन एसेट्स भी कहा जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन एसेट भी कहा जाता है। चौथा है लेवरेज। ये 4 पैरामीटर्स है जो देखे जाते हैं। कौन कौन से, आपकी कैपिटल, आपकी एसेट क्वालिटी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और आपका लेवरेज। अब इसमें मैं पहला आपको बता दूं, कैपिटल देखा जाता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के द्वारा। कैपिटल देखा जाता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के द्वारा, जो कि ये डिटरमाइन करता है कि बैंक के पास कितना कैपिटल होना चाहिए या कितना कैपिटल उसको होल्ड करके रखना है एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल एसेट्स। मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ द टोटल एसेट बैंक को होल्ड करके रखना पड़ता है अपने पास, कि कल को कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो आप उस कैपिटल का यूज कर सको। ठीक है ना। तो जो ये रेशियो है वो 11.5% रखा गया है, मतलब कि हर 100 रुपए जो आप लेंड कर रहे हैं उसके एवज में 11.5 रुपए, यानी कि 11.5 रुपए आपको अपने पास रखना है। अगर ये रेशियो इस समय 11.5 चल रहा है, इसका मतलब है कि हर 100 रुपए जो बैंक लेंड करेगा उसका 11.5 यानी 11.5 रुपए उनको अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है ना। दैट इज द थिंग। इसके अलावा एक और रेशियो यहां पे लिखा गया है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर। बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल कंजर्वेशन बफर। ये 2.5% का है। कैपिटल कंजर्वेशन बफर कितने परसेंट रखा गया है, 2.5% रखा गया है। कैपिटल कंजर्वेशन बफर क्या है मैं बता दूं। कैपिटल कंजर्वेशन बफर ये कहता है एक एडिशनल लेयर आपको रखनी है, मतलब 11.5% तो अलग हो गया, आपको अलग से 2.5% आपके टीयर 1 कैपिटल, कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल में रखना है।
कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल के फॉर्म में 2.5% और आपको एक्स्ट्रा रखना है। अब ये कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल क्या है? तो कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल बैंक के कैश या स्टॉक से बनता है, ठीक है ना। बैंक का जो डायरेक्ट मतलब बाकी जगहों पे बैंक ने जितना इन्वेस्ट किया होगा, जितने शेयर्स होंगे उनके पास, स्टॉक्स होंगे उस पे, और बैंक का कैश जो होगा, तो ये कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल बनता है। इसका 2.5% आपको अलग से बफर के रूप में रखना पड़ता है, इसको कैपिटल कंजर्वेशन बफर बोलते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी बताता है कि व्हाट पोर्शन ऑफ द लोन इज अनलाइकली टू बी पेड बैक, मतलब कि कई बार ऐसा बैंक को लगता है कि भैया ये तो पैसा वापस नहीं मिलने वाला है, तो जितना पैसा, जैसे मान लो 10 में 100 रुपए में से 50 रुपए नहीं मिलने वाला है, तो ये जो 40 रुपए नहीं मिलने वाला, 40 रुपए नहीं मिलने वाला, तो ये जो 40 रुपए है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, एसेट क्वालिटी में फिर आ जाएगा कि 40% इसका जो क्वालिटी है वो खराब है, मतलब इस एसेट की 40% क्वालिटी खराब है, क्योंकि 40% वापस ही नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। दैट इज द थिंग। एंड देन लास्ट है प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि रिटर्न ऑन एसेट, यानी कि एसेट जो आपने लोन दिया उसमें आपको कितना इंटरेस्ट वापस मिल रहा है। जो आपका एक्चुअली रिटर्न है वो तो इंटरेस्ट है ना, बाकी तो आपका कैपिटल अमाउंट था, मतलब सपोज आपने 5,000 रुपए का लोन दिया है 5% इंटरेस्ट पे, तो ये जो 5% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ये आपका एक्चुअली प्रॉफिटेबिलिटी है, ये आपका रिटर्न ऑन एसेट कहलाएगा, है ना। तो दैट इज द थिंग, इसको भी आप याद रखिए, तो ये कहलाता है रिटर्न ऑन एसेट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अभी चेंजेस क्या किए गए हैं? अभी चेंजेस ये किए गए हैं कि द नोटिफिकेशन हैज रिमूव्ड द रिटर्न ऑन एसेट एज एन इंडिकेटर टू क्वालिफाई फॉर द पीसीए। पीसीए में क्वालिफाई करने के लिए रिटर्न ऑन एसेट को हटा दिया गया है, याद रखिएगा। एंड इसके अलावा पहले जो 2017 में नोटिफिकेशन आया था उसने रीजनल रूरल बैंक्स को बाहर रखा था। अब इन्होंने 2021 में जो नोटिफिकेशन डाला है उसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ चीजें बता दूं, ये चेंजेस किए गए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला है वेयर डज इंडिया स्टैंड ऑन द मीथेन एमिशन। अभी रिसेंटली ग्लासगो में आपको पता है COP26 हुआ है, जहां पे मीथेन को रोकने के लिए मीथेन प्लेज ली गई है, जॉइंट मीथेन प्लेज ली गई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दे विल जॉइंटली कट द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस मीथेन बाय 2030 एंड दे वांट टू कट डाउन द एमिशन बाय 30%, यानी 2020 लेवल से 30% घटा देना है बाय 2030। तो ये मीथेन प्लेज है कि 30% डिक्रीज करना है मीथेन एमिशन को from the 2020 level by 2030. This is the methane pledge which has been taken. अमेरिका इन सब ने ये लिया है, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, याद रखिएगा। इंडिया एंड चाइना सो फार हैव डिस्टेंस्ड देमसेल्फ फ्रॉम दिस, है ना। दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। एंड इसको एक और चीज है, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए भी डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज लिया गया है ग्लासगो लीडर्स द्वारा। डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज विच इज द डिक्लेरेशन इनिशिएटेड बाय द यूनाइटेड किंगडम टू हॉल्ट द डिफॉरेस्टेशन। डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज, याद रखेगा, डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज, ये लिख लो। डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज एक डिक्लेरेशन है, किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इनिशिएट किया गया है, टू हॉल्ट डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन बाय 2030। 2030 तक लैंड डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन दोनों को रोकने के लिए ये किया गया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैस के लिए रिगार्डिंग मीथेन बहुत पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, एंड मीथेन शॉर्ट लिव्ड होती है, याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज कैरेक्टरिस्टिक है, मीथेन इज शॉर्ट लिव्ड एंड व्हेन कंपेयर्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड, बट एट सेम टाइम इट इज मोर सेम टाइम पोटेंट, बट एट द सेम टाइम पोटेंट ज्यादा होती है। एंड द लॉजिक इज दैट रिमूविंग इट वुड हैव अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इंपैक्ट। ये लॉजिक लगाया जा रहा है कि पॉजिटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा इसका। मीथेन बहुत सारे एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज से भी निकलता है, नेचुरल सोर्सेज से भी निकलता है, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज से भी निकलता है, जैसे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस सिस्टम जहां पे भी होगा। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में मीथेन बहुत ज्यादा निकलता है, कंबशन से निकलता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से निकलता है मीथेन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में मीथेन निकलता है। ये सारे अलग अलग सोर्सेज हैं मीथेन के, आपको याद रखना है इसको, ठीक है ना। इंडिया ने क्यों प्लेज नहीं किया? इंडिया ने प्लेज इसलिए नहीं किया क्योंकि इंडिया का ये कहना था कि भैया बहुत सारे हमने ऑलरेडी अभी अपना खर्चा किया हुआ है, ऑलरेडी वी हैव स्पेंट अ लॉट, लगभग 20% तो हमारा एंथ्रोपोजेनिक मीथेन एमिशन ही है। एंड हमने अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने बहुत सारा खर्चा किया है। वी हैव इन्वेस्टेड हेविली इन ऑर्डर टू स्टॉप टू इंक्रीज द बायोगैस प्रोडक्शन एंड रिड्यूस द मीथेन एमिशन, है ना। बायोगैस प्रोडक्शन के थ्रू मीथेन एमिशन को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये स्ट्रेटजी काम करने में समय लगेगा। तो पहला रीजन तो उनका ये था। दूसरा, हमने इसलिए भी साइन नहीं किया क्योंकि हमको मीथेन को अगर रोकना है तो हमको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एक्टिविटीज बंद करनी पड़ती है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज
स्टडीज बंद करनी पड़ती। एंड चूंकि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, थैंक्स टू डेवलप्ड कंट्रीज जिन्होंने ना ही रिसोर्सेज प्रोवाइड किए ना ही टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है, तो ये भी एक रीजन था कि हमने इसको साइन नहीं किया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, एंड दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए। एक और चीज बता दूं कि जो करंट अफेयर्स की सीरीज है हमारी, कॉम्बो सीरीज जिसको हम बोलते हैं, करंट अफेयर्स कॉम्बो सीरीज, वो जल्द उसकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, प्लीज ज्वाइन अस फ्रॉम देयर। दैट इज इट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।